इसमें सबसे पहले तो हम एक इंसाइट लेते हैं। देखिए, आप इसे स्टोरी की तरह समझेंगे तो समझना आसान होगा। फैक्ट बेस्ड चीज़ों को अगर आप स्टोरी के फ्रेम में समझ लें तो वो थोड़ा लंबे समय तक दिमाग में रह जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इंडिया पर आकर अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, लंबे समय तक इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया, रूल किया गया। एक्चुअली में 1600 ईस्वी में जब कई सारे यूरोपियन नेशंस अपने अपने ट्रेडिंग कंपनीज को ईस्ट की ओर भेजकर व्यापार कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि उनकी भी एक कंपनी जाए और वो ईस्टर्न रीजन में व्यापार करे। चूँकि इस कंपनी को ईस्टर्न रीजन में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए गए थे, दैट्स वाई इसे ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में फॉर्म किया गया था ताकि ये ईस्ट इंडीज़ जैसे कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे आके व्यापार कर सकें। इसके लिए उन्हें महारानी से एक रॉयल चार्टर मिला था। इसका भी लिंक आगे बनेगा कि आखिर रॉयल चार्टर मिला तो इसका सिग्निफिकेंस कैसे निकला। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट एशिया के लगभग हर देश में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए गए थे, जैसे कि पूरे आसियान के हमारे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली अपने व्यापार को लेकर सेंटर्ड थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना में। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट यहीं पर था और वो यहीं पर अपनी पैठ जमाना भी चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी आकर यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में आकर व्यापार करेगी। ऐसी बातें एकदम क्लैरिफाई कर दी गई थी, ठीक है। अब देखिए, वो यहाँ पर आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। इसके बाद वो यहाँ पर प्लासी और बक्सर के 2 युद्ध लड़ते हैं, जहाँ पर वो इंडियन राजाओं को हराते हैं। प्लासी के युद्ध में वो छल से हराते हैं सिराजुद्दौला को, और बक्सर के युद्ध में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, जहाँ पर उन्होंने एक कोलिशन आर्मी को हराया। ये सारी विषय वस्तु हिस्ट्री की है, वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में भी। इन युद्धों को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत ही पावरफुल कंडीशन में आ गई थी। बंगाल के पूरे रीजन पे उनका कब्जा हो चुका था। बंगाल में जब वो आते हैं, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमेशा से एक चीज़ पॉजिटिव रही थी, वो कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लें, कितने भी आर्मी एक्सपीडिशंस चला लें, उनका फोकस एक बात पर हमेशा रहता था कि उन्हें अपना बिजनेस चलाना है। दैट वॉज द शॉर्टकमिंग इन फ्रेंच। जो फ्रांसीसी थे उनके अंदर यही शॉर्टकमिंग थी। जब वो युद्ध लड़ने लग जाते थे तो इस चीज़ को भूल जाते थे कि अल्टीमेटली वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, उन्हें व्यापार करके फ़ायदा भी कमाना है। दैट्स वाई वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमेशा से इस बात को अपने ध्यान में रखा कि वो कितने भी युद्ध लड़ लें इंडिया में आकर, उन्हें अल्टीमेटली यहाँ पर व्यापार करना है और उन्हें फ़ायदा कमाना है। तो जब बंगाल उनके कब्जे में 1765 में आ जाता है, तो वो वहाँ पर बंगाल की व्यवस्था को कुछ इस तरीके से स्थापित करते हैं कि उन्हें पैसे का अधिकार मिल जाए और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ का नवाब देखे। तो उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में, उसके जो प्रशासन था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दीवानी और निजामत। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू का अधिकार, निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार। दीवानी और फौजदारी भी आप इसे कह सकते हैं, या दीवानी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो दीवानी का जो अधिकार था वो ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस पूरे रीजन का अपने पास रख लिया। मतलब टैक्स वो वसूल करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा नवाब। नवाब को जिम्मेदारी दी गई कि आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। इस पूरी व्यवस्था को डुअल गवर्नमेंट बोला गया, डायरकी बोला गया। 1858 में सिपाही म्यूटनी होती है। उसके बाद ये पूरा सिस्टम अबॉलिश होता है। जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे अलग अलग तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने पूरे अधिकार सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिए और इस तरीके की व्यवस्था 15 अगस्त 1947 तक चलती रही, जबकि भारत आज़ाद नहीं हो गया। इंडिया को उसके बाद आज़ादी मिल जाती है। इस लिहाज से अगर आप पूरे इतिहास को डिवाइड करना चाहें तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक इंडिया में व्यापार कर रही थी, 1600 से लेकर 1773 तक का समय। 1773 वॉज द टाइम जब इंडिया में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद कंपनी रूल शुरू होता है। कंपनी यहाँ पर व्यापार के अलावा रूल करना स्टार्ट करती है। 1773 से 1858 तक का ये समय था। 1857 में 1857 में यहाँ पर सिपाही म्यूटिनी होती है, क्रांति होती है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन सारे अधिकार सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लेता है। 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय था वो क्राउन रूल का समय था। महारानी की ओर से वायसराय नियुक्त किए जाते थे जो भारत में आकर पूरी शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। ठीक है, तो जब हम इन 3 फेजेस पर चर्चा करने वाले हैं तो ये फेज तो बहुत ही सामान्य से रहा। सामान्य इस प्रकार से रहा क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेंटर फोकस था वो इस बात पर था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, फ़ायदा कमाएं।
उन्होंने अपनी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं किया। वो यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, ब्रिटेन में ले जाकर उसे प्रोसेस करते थे, कपड़ा या कोई अन्य सामान तैयार करके वापस भारत के बाजार में लाके बेच देते थे। बहुत अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दिशा से देखें तो हमारे लिए जो फेजेस इंपॉर्टेंट होंगे वो होगा कंपनी रूल 1773 से 1858 और द क्राउन रूल 1858 से 1947। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए, जब हम कंपनी रूल की बात करते हैं जो 1773 से लेकर 1858 के बीच चलता है, तो हम यहाँ पर कई तरीके के रेगुलेशंस और कानूनों को देखेंगे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्राउन रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके इसे देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी रूल की बात करते हैं। इनिशियली जब कंपनी इंडिया में आती है तो वो बंगाल को अपने सेंटर के तौर पे डेवलप करती है और उनके पास कुछ ये लोकेशंस हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ का विस्तार करना शुरू किया और उन्होंने लगभग पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसे अपने कब्जे में कर लिया। यू कैन सी इन द मैप, ये पूरा हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, नाउ इसके बाद पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था जब उन्होंने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का प्रयास किया। इसके पहले तक कंपनी फ्री फंड काम करती थी। वो एक कंपनी थी जो भारत में आके व्यापार कर रही थी। उसे एक चार्टर मिला हुआ था महारानी से, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वो बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से अपना काम किया करते थे। लेकिन 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके जरिए कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया। इसके पहले तक कंपनी राजनीति में इन्वॉल्व तो रहती थी, वो युद्ध करते थे, राजाओं के साथ संधि करते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। वो तो कहते थे वो एक कंपनी है, वो बस अपना व्यापार करने गई है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया। सरकार ने ये माना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने गई है वो वास्तव में वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है, और इस लिहाज से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कहा क्या गया, ये समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिर ये एक्ट आया क्यों। इसके पहले तक कंपनी फ्री फंड होकर काम कर रही थी, राजाओं के साथ संधि किया करती थी, युद्ध किया करती थी। आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ गया? इसके पीछे के क्या कारण रहे? देखिए, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत ही तेज़ी से अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को अपने कब्जे में ले रहे थे, तो उनके अधिकार क्षेत्र भी बढ़ते चले जा रहे थे। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुका था। होता ये था कि जब शिप पर कंपनी का रॉ मटेरियल या सामान जाया करता था तो वो उस पर अपना पर्सनल सामान भी रख के व्यापार किया करते थे। तो काफ़ी करप्शन आ चुका था कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनके बीच में। प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं था, मतलब अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे किया जाए इसका कुछ प्रावधान नहीं था। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके। फिस्कल कंडीशन कंपनी की लगातार खराब होती चली जा रही थी। जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लागू किया था हमने चर्चा करी थी। बंगाल में अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, निजामत में और दीवानी में। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना। निजामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर देखना। लॉ एंड ऑर्डर देखने की जो जिम्मेदारी थी वो निजाम को दे दी गई या फिर जो वहाँ के शासक थे उनको दे दी गई, जबकि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। इस स्थिति में हुआ ये कि सरकार ने खूब सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन बंगाल की हालत ख़राब हो गई। बंगाल के किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं किए गए। जब बंगाल के लोग निजाम के पास जाते थे, निजाम बोलता था हम तो कठपुतली हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, हम आपके कंसर्न्स कैसे एड्रेस करें। और जब वो राजा के पास जाते थे, राजा का ये आर्गुमेंट होता था, और जब वो ब्रिटिशर्स के पास जाते थे कि आपने अगर ये पूरा रेवेन्यू का सिस्टम ले रखा है तो आप हमारे भले की बात करिए, वो कहते थे हमारा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ये तो निजाम का काम है। इस स्थिति में बंगाल में एक बहुत ही टेरिबल फेमाइन आया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसके इतर 1769 में जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हैदर अली ने कंपनी को हरा दिया। इस बात की जानकारी भी ब्रिटिशर्स को मिल गई तो उन्हें चिंता हुई कि अगर कंपनी इस तरीके से हार रही है तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स के हित भी खतरे में पड़ जाए। आखिरी पॉइंट, कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड 1772 में अप्लाई किया कि हमें लोन दे दीजिए, हम स्ट्रेस में जा रहे हैं।
जब कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई किया तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन दे तो देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। कंपनी के पास कुछ खास विकल्प नहीं थे, कंपनी राज़ी हो गई। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें हुआ ये कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दे दिया गया। पहले वो नॉर्मली बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद उनके पद को बढ़ा दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ज़रिए, और उनके पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बना दिया गया। उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 और अन्य मेंबर्स थे। उन्हें यह कहा गया कि आप इन 4 मेंबर्स की मदद से जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसे देखिए। तो कारण आपको समझ में आ गया। कारण क्या था? ये सारे कारण थे: टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कंपनी के सर्वेंट्स के बीच में जो करप्शन था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कंपनी की फिस्कल कंडीशन लगातार ख़राब हो रही थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा हैदर अली के साथ, एक बहुत ही बुरा फेमाइन आया जिससे बंगाल की स्थिति खराब हो गई, और कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड के लिए अप्लाई किया था लोन के लिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को सुधारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस किया। रेगुलेटिंग एक्ट इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा रहा था इसके ज़रिए, दैट्स वाई इसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दे दिया गया। अब क्या महत्वपूर्ण बातें रही इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की? सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर बंगाल के पहले नॉर्मली गवर्नर हुआ करते थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। आप ये भी याद रख सकते हैं तो रखिएगा। उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे जो गवर्नर जनरल को उनके कामों में असिस्ट किया करते थे, मदद किया करते थे। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे काफ़ी लंबे समय से। फोर्ट विलियम एक रीजन था जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी पोस्ट या फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी थी, वहीं से वो अपनी सेंटर के तौर पे व्यापार किया करते थे। 1773 का ये जो एक्ट था इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। देखिए, बॉम्बे और मद्रास के इलाके भी ब्रिटिशर्स के पास थे, वो भी प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी आप एक स्टेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आज स्टेट्स होते हैं वैसे उस समय आप प्रेसिडेंसी समझ सकते हैं। तो वो वहाँ पर अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। इसके पहले तक वो अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते थे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे। लेकिन इस पूरे एक्ट के बाद, या ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके बाद, ये कह दिया गया कि बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर जनरल हैं वो कोई भी काम करने से पहले, किसी राजा के साथ संधि करने से पहले, युद्ध छेड़ने से पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनसे सहमति प्राप्त करेंगे। इस एक्ट के मुताबिक एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात कही गई, और इसी बात को संज्ञान में लेकर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम सर एल्जा एम्पे था, ठीक है, तो उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया और 3 और जज बनाए गए। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में यहाँ पे कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से पॉइंट आउट करी गई है। इंग्लिश स्टेट्समैन थे, पहले गवर्नर थे प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के, बाद में पहले गवर्नर जनरल भी बने। बाकी बहुत बातें इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने रहे 1774 से 1785। यहाँ पर इन्होंने इंडिया लिख दिया है, बट इंडिया को आप कंसीडर मत करिए, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ये बेसिक बातें। 1773 का जो एक्ट था इसमें यह भी प्रोहिबिट कर दिया गया कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि जब शिप से कंपनी का सामान जाया करता था तो उस पर ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे वो अपना भी सामान रख दिया करते थे, अपना खुद का पर्सनल रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, अपना रेडीमेड सामान लेकर आते थे। यहाँ पर पर्सनल ट्रेड भी करते थे कि कंपनी का ट्रेड भी हो रहा है, उनका अपना भी ट्रेड हो रहा है। तो ये बोला गया कि कंपनी के ऑफिशियल्स अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, वो ब्राइब नहीं ले सकते, वो गिफ्ट्स अवेल नहीं कर सकते नेटिव्स से। 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को थोड़ा और बेहतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह बोला गया कि कंपनी का जो भी रेवेन्यू है या जो भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं उसके बारे में सरकार को जानकारी दी जाए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रावधान किए गए। हालांकि कुछ कमियां रह गई थी इस 1773 के एक्ट में।
इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। देखिए, एक मेजर प्रॉब्लम ये रह गई थी कि कह तो दिया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या होंगे, क्या अधिकार क्षेत्र होगा, कुछ भी नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि अगर कन्फ्रंटेशन होता है गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच में तो क्या होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं गया था। दैट्स वाई 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 की कमियों को रेक्टिफाई करने का प्रयास किया गया। इसमें किया यह गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उनके बीच अधिकारों का साफ साफ बंटवारा कर दिया गया। वास्तविकता तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए और जो गवर्नर जनरल के अधिकार थे उसे सुपरसीड कर दिया गया कि अगर विवाद होगा तो जो गवर्नर जनरल कहेंगे उसी बात को स्वीकार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस कमी को सेटल करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपने समझा, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया वो भी आपने समझा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था वो भी आपने जान लिया कि क्लैरिफिकेशन नहीं था कि क्या अधिकार होंगे सुप्रीम कोर्ट के और क्या अधिकार होंगे गवर्नर जनरल के, तो उसका बंटवारा यहां 1773 के एक्ट में किया गया। अब आइए हम रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड समझ लिया, ये रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, हमने ये भी समझ लिया कि आखिर इसमें क्या कमियां रही, क्या प्रावधान रहे। अब इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये पहला इंटरफेरेंस था। ब्रिटिशर्स काफ़ी लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री हैंड दिए हुए थे कि वो अपने हिसाब से अपने नियम कानून बना सकते थे इंडिया के संबंध में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए पहली बार इस समय जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का पहला प्रयास किया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे 24 डायरेक्टर्स की एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो मैनेज किया करता था। देखिए, हर कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं आज आप देखते होंगे, अक्सर ये सब सुनते होंगे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। हर कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के शेयर होल्डर्स चुनते थे। शेयर होल्डर्स को एक्चुअली में प्रोप्राइटर्स कहा जाता था, उनकी एक बॉडी होती थी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुना करती थी। जो डे टू डे फंक्शंस होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी संचालित किया करती थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया तो इसका की ऑब्जेक्टिव था क्या, आखिर उस समय जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती क्या थी इस एक्ट के ज़रिए। सबसे पहले तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते थे। दूसरी बात कि वो जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसे अबॉलिश करना चाहते थे, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बंगाल में बहुत ही बुरा फमाइन आया था। बंगाल की स्थिति जो बहुत ही रिच सोर्स हुआ करता था ब्रिटिश रेवेन्यू का वो लगभग ख़त्म हो गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए वो चाहते थे कि अच्छा सा मैनेजमेंट हो, डुअल सिस्टम ख़त्म किया जाए और कंपनी के ऊपर थोड़ा सिकंजा कसा जाए कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो केवल बिजनेस की तरह बिजनेस करते रहें, वो सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी ना बन जाएं, जो कि वो धीरे धीरे बन रहे थे। वो भारत की टेरिटरीज पे कब्जा कर रहे थे, यहाँ के राजाओं के साथ संधि कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, वो एक्चुअली में सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी की तरह वर्क कर रहे थे, तो कंट्रोल ज़रूरी था। इस एक्ट ने ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया मतलब कंपनी के द्वारा कब्जा किया गया जो हिस्सा था भारत का, उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ताकि जो कंपनी है वो नियम कानून के आधार पे भारत में शासन करे, आर्बिट्री रूल ना करे, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से इस पूरे रेगुलेटिंग एक्ट को प्रपोज किया गया था। ये भी कहा गया कि केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही ऑर्डर देंगे, चाहे वो किसी इंडियन प्रिंस के साथ युद्ध लड़ना हो या ट्रीटी निगोशिएट करनी हो, अंतिम निर्णय किसका होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का होगा। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर होंगे उन्हें ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। अब कुछ डिफेक्ट भी रह गया इस एक्ट में, अगर डिफेक्ट ना होता तो पिट्स इंडिया एक्ट आता कैसे। डिफेक्ट क्या रह गया इस पूरे रेगुलेटिंग एक्ट में? पहला डिफेक्ट तो देखिए ये रह गया कि गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी और इसीलिए जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स थे वो वॉरेन हेस्टिंग के प्रति थोड़ा तल्खी वाला नज़रिया भी रखते थे। वो चाहते थे कि उनकी बात को माना जाए, उनकी बात को स्वीकार किया जाए। गवर्नर जनरल अगर उस पर असहमति व्यक्त करता था तो फिर बहस हो जाती थी या फिर विवाद हो जाता था। गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं था कि वो चाहें तो वही हो। इस कमी को बाद में पूरा किया गया। इसके इतर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान किए गए थे वो काफ़ी वेग थे। उनके क्या अधिकार होंगे, क्या जुरिस्डिक्शन होगा, ये क्लियर नहीं किया गया था।
गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच के अधिकारों का जो डिमार्केशन था दैट वाज नॉट क्लियर। जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी वो अभी भी अपने डिस्क्रिप्शन पे वर्क किया करते थे, जबकि ये बोल दिया गया था कि जो फाइनल डिसीजन अब होगा वो किसका होगा, वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। लेकिन फिर भी ये मनमाने तरीके से अपना काम किया करते थे। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल था वो मोर एंड लेस इनइफेक्टिव था। पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, कंपनी के अफेयर्स को वो रेगुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था जिसके जरिए वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से रिपोर्ट मांग सकें। आखिर आपने एक कंपनी भेज दी भारत में, वो कंपनी यहाँ पे रूल करने लग गई है, वो यहाँ पे करती क्या है उसकी रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए ना ब्रिटेन में पार्लियामेंट को, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं था। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल लगभग इनइफेक्टिव था इस एक्ट के आने के बावजूद। इस एक्ट में इंडियंस के जो कंसर्न्स थे उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया, जो वास्तव में ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे रहे थे, और यही कारण था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन में लोग भूखों मरने लगे। कुछ डिफेक्ट्स तो एड्रेस किए गए 1781 में, जो हमने बात की कि एक कानून लाया गया जिसके तहत बंटवारा किया गया सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में, जो अधिकारों का बंटवारा था उसे साफ साफ किया गया। लेकिन जो कमियां रह गई उन्हें आगे आने वाले पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारने का प्रयास किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया उसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। यहाँ पर जिस वीटो पावर की हम बात कर रहे हैं, 4 मेंबर्स की काउंसिल है, वीटो पावर है नहीं। तो अब ये जो 4 मेंबर्स हैं ये अक्सर तलखी भरा रवैया अपना लेते थे गवर्नर जनरल के खिलाफ, बोलते थे हमारी बात मानिए। तो गवर्नर जनरल के पास कुछ खास विकल्प होता नहीं था। लेकिन 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। अगर गवर्नर जनरल ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया मतलब जो गवर्नर जनरल कहेंगे वही बात स्वीकार की जाएगी।